हाँ, तो चलिए अपन ने प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो हम वहाँ पर बात कर रहे थे कुछ डिसीजेस के बारे में, ठीक है, लाइक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें अपन ने देखा एलर्जी के बारे में अपन ने पढ़ा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे एड्स और कैंसर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को जो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एड्स। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। यहां पर बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपको नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर कौन सी इम्यूनिटी कम होगी, यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम क्या हो गया है, डेफिशिएंट हो गया है। सिंड्रोम मतलब जिसमें कि कई सारी डिसीजेस का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। सो यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कम हुई है। अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ कम क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। यहाँ टी हेल्पर सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं, और टी हेल्पर सेल जैसा कि हम जानते हैं कि CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है, तो इसके कारण से जो होते हैं यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, अब टी हेल्पर सेल हमने कहा डिस्ट्रॉय हो रही है, और हमें पता है टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं वो टी किलर को भी स्टिमुलेट करती हैं, और साथ ही साथ बी लिम्फोसाइट को भी स्टिमुलेट करती हैं, जिसके कारण टी किलर जो है वो साइटोलाइसिस करती हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होकर क्या बना लेती हैं, एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों ही बातें अपन यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है CMI भी कम हो रही है और साथ ही साथ AMI भी कम हो रही है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि एंटीबॉडी बनाने वाली भी कौन सी है, एंटीबॉडी बनाने वाली भी टी हेल्पर सेल्स ही हैं। क्लियर है यहाँ पे इतनी बात? चलिए, इसके पॉजिटिव एजेंट की अगर अपन बात करें, यहाँ पर इसका पॉजिटिव एजेंट होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट जो है HIV, इसके कोर पार्ट में अगर अपन इसके एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर इसका जो कोर पार्ट होता है, इसके कोर पार्ट में 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कितने होते हैं, 2 होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन सा है, यहाँ पर एंजाइम जो है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है यहाँ पर। इसके चारों तरफ ये जो अपन बना रहे हैं प्रोटीन कोट होती है। यहाँ पर ये क्या है, प्रोटीन कोट है। प्रोटीन कोट के बाहर की तरफ अगर अपन देखें, यहाँ पर तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है, जिस पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसकी सरफेस पर क्या होते हैं, यहाँ पर इसकी सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जिसमें GP41 एंड GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120। तो यहाँ पर देखिए, आपको मेन बात क्या याद रखनी है HIV के स्ट्रक्चर में, मेन बात ये याद रखनी है कि HIV जो होता है उसके कोर पार्ट में 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। इनके साथ ही साथ कौन से एंजाइम के मॉलिक्यूल होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के। इसकी सरफेस पे बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। उसमें ये जो ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर है कौन सा, GP120, इस ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से, GP120 की हेल्प से ये टी हेल्पर सेल के CD4 रिसेप्टर से जाकर जुड़ता है। टी हेल्पर सेल के कौन से रिसेप्टर्स, CD4 रिसेप्टर्स होते हैं टी हेल्पर सेल में, और CD4 रिसेप्टर से जाकर जुड़ता है किसकी हेल्प से,
GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 की हेल्प से। ठीक है, बात क्लियर यहाँ पर। चलिए अब अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करें कि ये करता क्या है बेसिकली। तो देखिए, जब अपन मैकेनिज्म को देखते हैं इसकी, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले जो HIV है, हमने कहा HIV ब्लड में एंटर करेगा। ब्लड में एंटर करने के बाद ये मैक्रोफेजेस में जाता है। ठीक है, जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है मैक्रोफेजेस, उनके अंदर चले जाता है ये। ठीक है, और मैक्रोफेजेस में जाने के बाद इसका जो वायरल RNA होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वायरल DNA में। RNA किस में कन्वर्ट हो गया? इसका DNA में। और इसके लिए एंजाइम कौन सा लगा? इसके लिए एंजाइम लगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है यहाँ पर, जो RNA को किस में कन्वर्ट कर देगा? DNA में। अब ये जब RNA से DNA बन गया, सो ये होस्ट सेल के जीनोम से जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट विथ होस्ट जीनोम। ठीक है, ये होस्ट जीनोम के साथ जाकर जुड़ गया, होस्ट जीनोम से इनकॉर्पोरेट कर गया। ठीक है, ये होस्ट जीनोम से जाकर जुड़ जाएगा, मतलब मैक्रोफेजेस के जीनोम से जाकर जुड़ जाएगा, और मैक्रोफेज से नए नए वायरसेस बनवाएगा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरसेस। मैक्रोफेज से क्या करेगा? नए नए वायरसेस बनवाएगा ये। ठीक है, और ये जो वायरस हैं ये मैक्रोफेज से बाहर निकलेंगे, और मैक्रोफेज से बाहर निकलकर कुछ तो नई मैक्रोफेजेस में चले जाएंगे, न्यू मैक्रोफेजेस में जाएंगे, जिससे ये क्या करेंगे? फिर से रेप्लिकेट करेंगे वहाँ पर, मतलब फिर से उसकी मशीनरी पर कंट्रोल करेंगे और नए नए वायरसेस फिर बनेंगे। और कुछ इसमें से जो निकले हैं वो T हेल्पर सेल्स पर चले गए, और T हेल्पर सेल में जाकर भी ये रेप्लिकेट करते हैं, और साथ ही साथ T हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ T हेल्पर सेल्स। ठीक है, रेप्लिकेट करेंगे T हेल्पर सेल में भी, और उसको भी क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो मैक्रोफेज है वो तो मैक्रोफेज फैक्ट्री ऑफ HIV की तरह काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है, मैक्रोफेज क्या है यहाँ पर? फैक्ट्री ऑफ HIV की तरह काम कर रही है, जो कि HIV, नए नए HIV बन रहे हैं और वहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद फिर से कुछ मैक्रोफेजेस में जा रहे हैं, कुछ किससे अटैच हो जा रहे हैं, कुछ किसके अंदर एंटर हो जा रहे हैं, कुछ एंटर हो जा रहे हैं T हेल्पर सेल में, और T हेल्पर सेल को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा? T हेल्पर सेल्स के नंबर्स, T हेल्पर सेल्स के जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और ये जब एक लिमिट से ज़्यादा कम हो जाएंगे उस समय तक इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होगी, जब इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। ठीक है ना, और इसकी एंट्री से सिम्टम्स दिखने तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है 6 मंथ से लेकर 10 ईयर्स तक का हो सकता है। मतलब HIV जब बॉडी में एंटर करता है तो अपने सिम्टम्स दिखाने में 6 मंथ से लेकर और 10 ईयर्स तक का टाइम ले सकता है। ठीक है, और जिस समय तक इम्यूनिटी बहुत कम हो चुकी होती है, और इम्यूनिटी जब कम हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि नई नई डिसीजेज जो है बॉडी में जो है इन्फेक्शन करने लगती है, नई नई डिसीजेज होने लगती हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस होने लगेगी, माइकोप्लाज्मिक इन्फेक्शंस होने लगेंगे, उसके साथ साथ जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी होंगे। ठीक है, साथ साथ कौन से इन्फेक्शन की बात करी अपन ने? डिफरेंट काइंड की डिसीजेज होंगी, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से क्या हो चुका है? पूरी तरह से वीक हो चुका है, तो डिफरेंट काइंड की डिसीजेज होने लगेंगी, इंक्लूडिंग क्या बोला हमने? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में 2 एग्जाम्पल इसके कॉमन हैं, केपोसिस सार्कोमा जो स्किन कैंसर है, और दूसरा PCP और न्यूमोटैक्सिक कैरिनी निमोनिया। ठीक है,
ये दोनों अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। देखो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इनको क्यों बोला, क्योंकि ये नॉर्मल इम्यून सिस्टम जिस भी पर्सन का है उनमें ये डिसीजेज नहीं होती। ये डिसीज़ केवल तभी होती है जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। मतलब जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, और अपॉर्चुनिटी मिलने के कारण ये निमोनिया हुआ, ये सार्कोमा हुआ, कैंसर हुआ। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसके दो एग्जांपल स्किन कैंसर है और एक पीसीपी, एक स्पेसिफिक टाइप का निमोनिया होता है। ठीक है, तो क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अपन ने जो पढ़ा, ये अपन एड्स की बात कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, एड्स के बाद अपन आते हैं यहाँ पर कैंसर। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, एड्स के बाद अपन बात करते हैं कैंसर की। कैंसर जो है बेसिकली एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स। ठीक है, कैंसर में होता क्या है कि जो सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मली अनकंट्रोल्ड डिवाइड करने लगती हैं, रैपिडली डिवाइड करने लगती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर। और कैंसर होता क्यों है, ये जो एबनॉर्मल डिवीजन होता है बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रो ओंकोजीन। ये क्यों होता है, प्रो ओंकोजीन के एक्टिवेशन के कारण। ठीक है, मतलब प्रो ओंकोजीन जो होता है वो एक्टिवेट होकर ओंकोजीन बन जाता है, और इसके कारण ये सेल्स जो है रैपिडली डिवाइड करती है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मल अगर बात करें ना, नॉर्मल सेल के डिवीजन की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर प्रो ओंकोजीन होता है। प्रो ओंकोजीन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन है। प्रो ओंकोजीन जो होता है वो तो सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, सेल डिवीजन मतलब होता है, लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन को, मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन। ट्यूमर फॉर्मेशन क्या होता है, सेल जो है अनकंट्रोल्ड डिवाइड हो गई, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो गए, उसके कारण मास बन गया उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं ट्यूमर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नॉर्मल सेल डिवीजन तो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, लेकिन जब ओंकोजीन का एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब एक्टिवेशन हो गया, अब ये प्रो ओंकोजीन ना रहा, अब ये क्या बन गया है, ओंकोजीन, एक्टिवेटेड ओंकोजीन हो गया है। सो एक्टिवेटेड ओंकोजीन के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो है सेल डिवीजन को जरूरत से ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक देगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन था, ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो इफ़ेक्ट क्या हो जाता है, वो ख़त्म कर देता है, जिसके कारण जो सेल्स होती हैं उनका अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होने लगता है। सेल जो होती हैं रैपिडली मल्टीप्लाई करने लगती हैं, रैपिडली डिवाइड करने लगती हैं, और मास ऑफ सेल बन जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्यूमर। इस तरह से ये डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं ट्यूमर। ठीक है, और ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं। ट्यूमर की बात करें अगर, तो एक तो होता है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अच्छा, बेनाइन ट्यूमर क्या है, बेनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जिसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, जिसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जिसकी ग्रोथ जो होती है, मतलब इसमें इनकी जो सेल्स होती हैं वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है थ्रू ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड के साथ
मैलिग्नेंट ट्यूमर की हम बात कर रहे हैं, जैसे बेनाइन ट्यूमर तो लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब जहां पर हुआ केवल वहीं पर ग्रोथ होगी, ठीक है, पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में ऐसा नहीं है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो बॉडी सर्कुलेशन के साथ, फ्लूइड सर्कुलेशन के साथ पूरी बॉडी में स्प्रेड होने लगती हैं और जहाँ जहाँ भी सेल्स जाती हैं वहाँ पर एक नया ट्यूमर बना देती है। इसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटास्टेसिस, एंड मेटास्टेसिस इज द मोस्ट डेंजरस फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का सबसे डेंजरस फीचर कौन सा है, वो है मेटास्टेसिस, जिसमें जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, कैंसरस सेल्स होती हैं, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होंगी और पूरी बॉडी में स्प्रेड होकर क्या करती हैं, नए जगह जगह पर नए नए ट्यूमर बना देती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर का मोस्ट डेंजरस फीचर है। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कैंसर के टाइप्स की। ठीक है, टाइप्स में कार्सिनोमास सबसे ज़्यादा होने वाले जो 85% कैंसर है वो कौन से हैं, कार्सिनोमास। ये एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर हैं। एपिथेलियल टिश्यू के जो कैंसर होते हैं उनको कार्सिनोमास कहते हैं। जैसे कार्सिनोमास में ब्रेस्ट कैंसर आता है, गैस्ट्रिक कैंसर आता है, ओरल कैंसर आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर आता है, ठीक है, ग्लैंड के कैंसर्स आते हैं। ये सारे किस में आते हैं, कार्सिनोमास में। सेकेंड होता है सार्कोमास। सार्कोमास जो है ये 1% देखा गया है। ये मीजोडर्मल मतलब ऐसे टिश्यू का कैंसर है जो मीजोडर्मली डिराइव हुआ है, जैसे मसल का कैंसर जिसको हम क्या बोलेंगे, मायोमा। लिम्फ नोड का कैंसर क्या बोलेंगे, लिम्फोमा। बोन का कैंसर क्या बोलेंगे, ओस्टियोमा, ठीक है। तो ये जो कैंसर्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं, वो सारे आ जाते हैं सार्कोमास में। तो ये एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर कार्सिनोमास, मीजोडर्मली जो डिराइव हुए हैं टिश्यूज का कैंसर सार्कोमास। और थर्ड अपन बात करते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर है, जिसमें नंबर ऑफ WBC जो है वो उसमें ह्यूज इंक्रीज होता है इन नंबर ऑफ WBCs। तो ये मेजर 3 टाइप के कैंसर्स होते हैं, कार्सिनोमास, सार्कोमास और ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर, ठीक है, क्लियर। तो ये थे टाइप्स ऑफ ट्यूमर। अब चलिए कैंसर की अपन बात करते हैं, कैंसर की डायग्नोसिस की अपन बात करते हैं कि कैंसर को कैसे डायग्नोस किया जाता है। सो डायग्नोसिस की अगर बात करें अपन, सो डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी क्या होता है, टिश्यू एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस के लिए CT स्कैन किया जाता है। CT स्कैन क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसमें 3D इमेज बनाई जाती है। एक्सरे किया जाता है जिसमें 2D इमेज होती है। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं इसको। MRI को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज करके और जो है 3D इमेज बनाई जाती है। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिन पर क्वेश्चन पूछा गया है। सो MRI जो होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं, 3D इमेज बनाते हैं। और सबसे सेफ मेथड जो है कैंसर को डायग्नोस करने की, जो सेफेस्ट मेथड कंसीडर की जाती है वो कौन सी है, वो है MRI, ठीक है। तो मेजर जो मेथड्स हैं डायग्नोसिस की वो ये हैं। अगर बात करें अपन ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में यहाँ पर सर्जरी करके जो है ट्यूमर सेल्स को बॉडी से निकाला जाता है। सेकेंड, रेडियोथेरेपी में जो है एक्सरेज का यूज़ किया जाता है, जिससे कि एक्सरे जब ट्यूमर सेल्स पर डाली जाती हैं तो ट्यूमर सेल्स जो होती हैं वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, तो उसको रेडियोथेरेपी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी में इंटरफेरॉन्स यूज़ किए जाते हैं।
इम्यूनोथेरेपी जो है इसमें किसको यूज़ किया जाएगा, इंटरफेरॉन्स, जिससे कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाता है, मोर एक्टिवेट किया जाता है उसको, ठीक है। फिर इसके बाद कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी में जो है विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन जैसी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि ऑप्टेन होती है, ऑप्टेन फ्रॉम कैथेरेंथस रोजियस, कैथेरेंथस रोजियस प्लांट से ऑप्टेन होती हैं विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। तो यहाँ पर अगर बात करें हम कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो मेथड्स थी ये इसके बेसिक ट्रीटमेंट की मेथड थी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा कैंसर के पहले तो होता क्यों है उसके बारे में अपन ने समझा, ठीक है। कैंसर कॉजिंग एजेंट जो होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस, ठीक है। वो कार्सिनोजेंस क्या कर सकते हैं, ओंकोजीन को एक्टिवेट कर सकते हैं और ओंकोजीन के एक्टिवेशन के कारण कैंसर होगा। सेल्स की अनकंट्रोल्ड जो है एबनॉर्मल और रैपिड ग्रोथ होने लगती है, उसी को हमने क्या बोला, कैंसर कहा। हमने कहा कि कैंसर जो है कार्सिनोमा, सार्कोमास और ल्यूकेमिया 3 मेजर टाइप्स होते हैं कैंसर के। फिर हमने देखा यहाँ पर कि कैंसर की डायग्नोसिस के लिए क्या क्या मेथड यूज़ की जाती हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है कौन कौन सी मेथड यूज़ में लाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये अपन ने 2 मेजर डिसीजेस के बारे में पढ़ा, एड्स और कैंसर के बारे में, ठीक। चलिए अब अपन पढ़ते हैं कुछ ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन ले रहे हैं यहाँ पर वो है ड्रग्स। बेसिकली यहाँ ड्रग्स तो क्या है, ड्रग एब्यूज़ की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। ड्रग एब्यूज़ मतलब ऐसी ड्रग्स की बात कर रहे हैं जिनकी लत लग जाती है, जिनका पर्सन जो है वो एडिक्टेड हो जाता है, जिनका एडिक्शन हो जाता है, उनकी हम बात करते हैं। और ड्रग्स में अपन मेजर कैटेगरी जो लेते हैं ड्रग एब्यूज़ में, उसमें पहली कैटेगरी जो है ओपिएट नारकोटिक्स। ओपिएट नारकोटिक्स की अपन बात करते हैं, या इसमें ओपियम या अफीम जिसको अपन कॉमनली बोलते हैं, ओपियम या अफीम। और ये कौन से प्लांट से मिलती है, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेबर सोमनीफेरम, या इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पोपी प्लांट, इससे मिलती है। पेपेबर सोमनीफेरम और पोपी प्लांट से मिलती है ये। और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं और CNS में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में। ये जो होती है डिप्रेसेंट होती है। डिप्रेसेंट का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये CNS को स्लो डाउन कर देगी, CNS की एक्टिविटी को क्या कर देगी, कम कर देगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये डिप्रेसेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये डिप्रेसेंट की कैटेगरी में आती है। इसके कई सारे एल्केलॉइड होते हैं, जैसे अपन इनके एल्केलॉइड की बात करें, कुछ मेजर एल्केलॉइड की, और उनके बारे में एक एक दो पॉइंट जो अपन को याद रखने हैं। मॉर्फिन इसका एल्केलॉइड है। मॉर्फिन को स्ट्रॉन्ग पेन किलर की तरह यूज़ किया जाता है। सर्जिकल प्रोसीजर में जो पेन किलर यूज़ की जाती है उसमें मॉर्फिन का कंटेंट मिला होता है। सेकेंड जो है हेरोइन, हेरोइन जिसको हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनती है, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, इसलिए अपन इनको कहते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन, बिकॉज ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनती है। और हेरोइन जो होती है ये हाईली एडिक्टेबल है, ठीक है। तो ये जो मॉर्फिन है, हेरोइन है, ठीक है, हेरोइन को स्मैक भी कह सकते हैं अपन यहाँ पर। हालांकि स्मैक और हेरोइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन कॉमनली अगर बात करें तो हेरोइन और स्मैक को एक ही माना जाता है, ठीक है। स्मैक हालांकि, प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। क्रूड वेस्ट प्रोडक्ट या क्रूड बाय प्रोडक्ट जो बचा होता है हेरोइन का, जो इम्प्योर फॉर्म होता है, उसको अपन स्मैक कहते हैं। स्मैक को पुअर मीन्स हेरोइन भी कहा जाता है क्योंकि ये प्राइस में सस्ती होती है, चीप होती है,
ठीक है। हालांकि नॉर्मली बात करें तो हेरोइन और स्मैक एक ही बोल दिए जाते हैं। तो ये दोनों जो है ओपियम या अफीम के क्या हैं, एल्केलॉइड हैं, और ये ऑब्टेन किससे हुए, पेपर सोमनीफेरम इनका सोर्स है, या पोपी प्लांट जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये था ओपिएट नारकोटिक के बारे में। ओपिएट नारकोटिक के बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर कोका एल्केलॉइड। यहाँ पर अपन आते हैं कोका एल्केलॉइड या कोकेन, जिसका दूसरा नाम जो है कोक और क्रैक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये जो मिलती है एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन होती है। और ये जो है कोकेन वो स्टिमुलेंट होती है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब क्या है, जो सीएनएस की एक्टिविटी को जो है वो फास्ट कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टिमुलेंट की कैटेगरी में लाते हैं। हालांकि लेकिन जब इसका ओवरडोज हो जाता है, ठीक है, जब इसका ओवरडोज हो जाता है उस केस में ये हेलुसिनोजन भी कॉज कर सकती है। लेकिन ध्यान दिया जाए कि हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट इसका कब देखने को मिलेगा, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट इसका तभी देखने को मिलेगा जब इसका ओवरडोज हो जाए। अदरवाइज ये हेलुसिनोजन की कैटेगरी में नहीं आती, ये किसकी कैटेगरी में आती है, स्टिमुलेंट की कैटेगरी में आती है। क्लियर। और ये जो है डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके साथ इंटरफेयर करती है, इंटरफेयर्स विथ डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर आपने पढ़ा होगा। डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है बॉडी में, तो इसके ट्रांसपोर्ट के साथ जो है वो इंटरफेयर करती है कोकेन। फिर थर्ड कैटेगरी जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड जो होती है ये कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन होती है, कैनाबिस सटाइवा के डिफरेंट पार्ट से। ठीक है, तो ये जो है कैनाबिनॉइड्स हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट शो करती हैं, हेलुसिनोजन में आती हैं। अच्छा, हेलुसिनोजन क्या होते हैं बेसिकली, हेलुसिनोजन का मतलब है जो फॉल्स फीलिंग को जनरेट करें। ठीक है ना, फॉल्स फीलिंग मतलब जो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कुछ फील होने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनोजन। जैसे कि आकाशवाणियाँ सुनाई दे रही हैं, अब भाई जो चीज़ एक्चुअल में नहीं है वही चीज़ फील हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, हेलुसिनोजन है, या फिर फॉल्स फीलिंग जनरेट करने वाली ड्रग्स हैं कैनाबिनॉइड्स। और इसमें कैनाबिनॉइड्स के एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इसमें भांग, चरस, गांजा, हशीश, हालांकि हशीश और चरस के कंपोनेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मैरिजुआना, ये जो होते हैं ये सारे किस में आते हैं, ये सारे कैनाबिनॉइड्स में आते हैं। ठीक है, क्लियर। फोर्थ पॉइंट अपन बात करते हैं इसमें एलएसडी जो है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड। ठीक है, ये जो एलएसडी है ये स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट शो करने वाली ड्रग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट जो दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट, वो किसका होता है, एलएसडी और लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजन है, ऑब्टेन फ्रॉम दी एर्गोट ऑफ क्लेविसेप्स परप्यूरा। क्लेविसेप्स परप्यूरा जो फंगस होती है इसके अर्गोट से मिलती है ये एलएसडी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अपन ने कुछ मेजर ड्रग्स के बारे में बात करी यहाँ पर, जिसमें अपन ने कुछ डिप्रेसेंट के बारे में भी बात करी, स्टिमुलेंट भी थे और हेलुसिनोजन भी थे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब अपन बात करते हैं कुछ बैक्टीरियल वायरल डिसीजेस के बारे में, और यहाँ पर प्रोटोजोअन डिसीज़ में मलेरिया के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चलिए अपन अब डिसीजेस की बात करें। तो पहली बात तो बैक्टीरियल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़ देखिए मेन क्वेश्चन जो आता है ना वो तो ये आता है इनके कॉजिटिव एजेंट पे कि कौन सी डिसीज़ बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी प्रोटोजोअन है, या किसका कॉजिटिव एजेंट क्या है।
तो अपन उन्हीं मेजर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बैक्टीरियल डिसीज में आपको एक तो याद रखना है ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसका पॉजिटिव एजेंट जो है, पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं लेप्रोसी, और इसी को कहते हैं हैंसेंस डिसीज। जिसका पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। थर्ड अपन बैक्टीरियल डिसीज में थर्ड अपन बात करेंगे डिप्थीरिया, फोर्थ है पर्ट्यूसिस, फिफ्थ है टिटेनस। और इन तीनों के बारे में मेनली आपको याद रखना है, इन तीनों के लिए एक ट्रिपल वैक्सीन चलता है DPT। ठीक है। इसके प्रिवेंशन के लिए अगर बात करें तो प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन होता है वो कौन सा होता है, DPT होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, DPT किसके लिए है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करें यहाँ पर जो है बैक्टीरियल डिसीज के बारे में। कोलेरा, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कोलेरिया या विब्रियो कोलेरी भी कहते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद देखें टिटेनस, टाइफॉइड, इसका कई बार जो है डायग्नोसिस पूछी गई है। तो डायग्नोसिस के लिए इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसको डायग्नोस करने के लिए जो है वो टेस्ट किया जाता है, कौन सा है, जिसको अपन कहते हैं विडाल टेस्ट। ठीक है। तो ये कुछ मेजर बैक्टीरियल डिसीजेस हैं जिनके बारे में आपको पॉजिटिव एजेंट्स याद रखने हैं मेनली, जिनके बताए हैं। दूसरी बात वैक्सीन याद रखना है, किसका, DPT वैक्सीन के बारे में। और थर्ड बात जो है आपको डायग्नोसिस याद रखनी है। डायग्नोसिस किसकी याद रखनी है आपको, डायग्नोसिस याद रखनी है आपको टाइफॉइड की। ठीक है। तो मेजर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं पॉइंट्स में से अभी तक पूछे गए हैं। ठीक। अब अपन बात करते हैं, चलिए, वायरल डिसीजेस के बारे में कुछ। हम बात कर रहे हैं किसकी, वायरल डिसीज की। तो वायरल डिसीज में देखिए एक तो चिकन पॉक्स, पॉजिटिव एजेंट वेरिसेला जोस्टर वायरस, स्मॉल पॉक्स जो कि कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है, कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है स्मॉल पॉक्स। पॉजिटिव एजेंट जो इसका था वेरियोला वायरस। थर्ड जो है मम्स, ये जिसको क्या बोलते हैं हम, पैरोटिटिस, मीजल्स, रुबेला। इनके लिए कॉमन वैक्सीन है MMR वैक्सीन। मम्स, मीजल और रुबेला के लिए ट्रिपल वैक्सीन जो यूज़ किया जाता है इसके प्रिवेंशन के लिए, वो वैक्सीन कौन सा है, MMR वैक्सीन। डेंगू है जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेक बोन फीवर। चिकनगुनिया, पोलियो जिसका पॉजिटिव एजेंट है टिकोना वायरस। और इसके लिए जो है OPV
जो इसके लिए जो वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन उसका यूज़ किया जाता है, जो 2 बूंद जिंदगी की वाला जो प्रोग्राम चला था, ठीक है ना, वो किसके लिए था, वो किसकी रोकथाम के लिए था, वो पोलियो के लिए था, OPV, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो दिया जाता था। रेबीज पॉजिटिव एजेंट, रेप्टोवायरस, ठीक है, रेबीज या इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया इसलिए कहते हैं, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिया का मतलब डर लगना किसी चीज़ से, तो वाटर से डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है, क्योंकि ये CNS पर अटैक करता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया का नाम भी दिया गया है। तो ये था कुछ वायरल डिसीज़ के बारे में। अच्छा, वायरल डिसीज़ में जो है यहाँ पर ये जितनी भी डिसीजेज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वायरल डिसीजेस के लिए ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। वायरल डिसीजेस का जो ट्रीटमेंट किया जाता है ना, वो ट्रीटमेंट जो है एंटीबैक्टीरियल से ही किया जाता है, ठीक है। वायरस तो अपना लाइफ साइकिल ख़त्म करता है और लाइफ साइकिल ख़त्म करने के बाद अपने आप ही वो ख़त्म होता है, अपने आप ही अपना इफेक्ट दिखाना छोड़ता है। तो ये थी वायरल डिसीज़ के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक बैक्टीरियल डिसीज़ में जो है, यहाँ पर आपको प्लेग के बारे में भी याद रखना है, वो प्लेग छूट गया था। प्लेग का पॉजिटिव एजेंट पूछा हुआ है क्यों। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। यर्सीनिया पेस्टिस और पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। और निमोनिया, एक आपको इसके अलावा जो है निमोनिया के बारे में भी याद रखना है, निमोनिया भी स्किप हो गया था। निमोनिया, so pneumonia is streptococcus pneumonia और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और दूसरा कौन सा इसका पॉजिटिव एजेंट, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है। अच्छा, कॉमन कोल्ड और निमोनिया में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। निमोनिया जो है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, निमोनिया जो है वो अपना इफेक्ट किस पर दिखाता है, वो अपना इफेक्ट जो है वो लंग्स पर दिखाता है। जबकि कॉमन कोल्ड की अपन बात करें, जो कि राइनो वायरस के कारण होती है, ठीक है, वो कॉमन कोल्ड की अगर अपन बात करते हैं, तो कॉमन कोल्ड जो है वो अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अपना इफेक्ट दिखाती है, जैसे कि ट्रेकिया वगैरह में, ठीक है, अपर पार्ट और ट्रेकिया में अपना इफेक्ट दिखाती है, जबकि निमोनिया लंग्स पे अपना इफेक्ट दिखाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के सिम्टम्स में। तो ये ऑलमोस्ट अपन ने सारी बैक्टीरियल और वायरल डिसीजेज यहाँ पर कवर की हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं प्रोटोजोअन डिसीज़ की, और प्रोटोजोअन डिसीज़ में जो इम्पॉर्टेंट अपन को पढ़ना है वो है मलेरिया के बारे में, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अपन इसमें मलेरिया की लाइफ साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मलेरिया पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ है ये। कॉमनली जो अपन बात करेंगे वो यहाँ किसकी बात करेंगे, मोस्ट कॉमन प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। तो अपन यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात कर रहे हैं। तो कॉमनली मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। हालांकि इसकी और भी कई सारी स्पीसीज होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इसमें जो फैटल होता है ना, जो मेलिग्नेंट होता है, जिससे डेथ हो जाती है, जो मोस्ट डेंजरस होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। लेकिन यहाँ अपन मोस्ट कॉमन की बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या है, जिसके 2 होस्ट होते हैं, एनोफिलीज मॉस्किटो है और दूसरा ह्यूमन है। तो 2 होस्ट है, कौन कौन से, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और दूसरा ह्यूमन, ठीक है। तो डाइजेनेटिक। अब इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है वो अपन देखते हैं। देखिए, इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजॉइड,
स्पोरोजोइट इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में क्या होते हैं, स्पोरोजोइट होते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज होती है। जब मॉस्किटो बाइट होती है, मॉस्किटो बाइट जब होगी तो ये जो स्पोरोजोइट हैं ये ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड से लिवर में जाते हैं और लिवर में जाने के बाद ये लिवर सेल में एंटर कर जाते हैं और लिवर सेल में एंटर करने के बाद ये साइजोगोनी करते हैं। साइजोगोनी, ये क्या है? साइजोगोनी मल्टीपल फिजन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसके कारण ये अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं और नंबर को इंक्रीज करके क्या बन जाते हैं, मीरोजोइट। अब ये जो कहानी चल रही है ये सारी कहाँ पर चलती है, ये सारी लिवर सेल के अंदर चल रही है यहाँ पर। फिर ये मीरोजोइट जो है लिवर सेल को बस्ट करके बाहर निकलेंगे। इनमें से कुछ मीरोजोइट तो आरबीसी में चले जाएंगे और कुछ मीरोजोइट न्यू लिवर सेल में चले जाएंगे। न्यू लिवर सेल में क्या हो जाएंगे, फिर से साइजोगोनी करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे और फिर से बाहर निकलेंगे लिवर सेल को बस्ट करके। और जो आरबीसी में गए, चलिए उन्होंने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाया, जो आरबीसी में गए उनका देखते हैं हम क्या हुआ। जो आरबीसी में मीरोजोइट जाते हैं वो बन जाते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोजोइट बन जाते हैं। ट्रोफोजोइट जो हैं, ट्रोफोजोइट से बनते हैं साइजोन, जिसमें साइजोगोनी होगी। अगेन मल्टीपल फिजन होता है, साइजोगोनी होती है, साइजोगोनी या मल्टीपल फिजन होता है और साइजोगोनी या मल्टीपल फिजन करने के बाद ये फिर से क्या बन जाते हैं, ये मीरोजोइट बन जाते हैं फिर से। लेकिन ये आरबीसी में बने इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट। आरबीसी में बने इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट, ठीक है। तो ये एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट बन जाते हैं और ये जो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट हैं ये पूरी स्टेज जो है ये कहाँ पर चल रही है, ये सारी जो है आरबीसी के अंदर। ये जो कंप्लीट फेज है, ये कंप्लीट फेज आरबीसी में चल रही है। एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट बनने के बाद ये मीरोजोइट जो हैं वो आरबीसी से बाहर निकलते हैं। लेकिन जब आरबीसी बस्ट होती है तो केवल मीरोजोइट ही नहीं निकलता, इसके साथ हीमोजोइन भी निकलता है। अब भाई मीरोजोइट तो समझ में आ गई कहाँ से आई है, हीमोजोइन कहाँ से आ गया। तो एक्चुअली हीमोजोइन क्या है, जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं अंदर, ये आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके हीम पार्ट से रिएक्शन करके एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइन, ठीक है ना। कि ट्रोफोजोइट जो हैं आरबीसी के हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से रिएक्शन करके एक टॉक्सिक सब्सटेंस बना देते हैं आरबीसी के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, हीमोजोइन। और जब आरबीसी बस्ट होगी तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी निकलता है और मीरोजोइट भी निकलते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि शिवरिंग होती है, फीवर आता है, ये सारी जो सिम्टम्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हीमोजोइन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला हमने, मीरोजोइट निकलते हैं यहाँ से। जो मीरोजोइट्स होते हैं इनमें से कुछ मीरोजोइट तो वापस से दूसरी आरबीसी में चले जाएंगे, वहाँ पर साइजोगोनी करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे और साथ ही साथ हीमोजोइन बनाएंगे और फिर आरबीसी को बस्ट करके बाहर निकलेंगे। कुछ मीरोजोइट जो होते हैं वो लिवर सेल में चले जाते हैं और लिवर सेल में जाकर कुछ टाइम तक ये डोरमेंट या इनएक्टिव फॉर्म में रह सकते हैं। उसके बाद फिर साइजोगोनी करेंगे, मीरोजोइट बनाएंगे, लिवर सेल को बस्ट करेंगे और बाहर निकलेंगे, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो गैमीटोसाइट्स बन जाते हैं, गैमीटोसाइट्स। अब ये इतनी जो लाइफ साइकिल अपन ने पढ़ी ये तो ह्यूमन में होती है, ठीक है। इसके आगे लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है जब मॉस्किटो बाइट होती है। जब मॉस्किटो बाइट हुई तो ये गैमीटोसाइट मॉस्किटो में चले गए, मॉस्किटो बाइट हुई तो ये गैमीटोसाइट कहाँ गए, मॉस्किटो में चले गए, गट ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो की गट में एलिमेंट्री कैनाल में चले गए। मॉस्किटो की गट में जाने के बाद
गेमीटोगोनी हुई, गेमीटोगोनी हुई तो गेमीट्स बने, गेमीटोगोनी होगी तो क्या बनेंगे, मेल एंड फीमेल गेमीट बनेंगे, मेल एंड फीमेल गेमीट बन गए तो फिर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चालू हुआ, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चालू हुआ तो क्या बन गया, पहले तो जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चालू हुआ और स्पोरोजॉइट्स बन गए, और वो स्पोरोजॉइट्स कहाँ पर जाके स्टोर हो गए, वो स्पोरोजॉइट जो हैं वो गट से कहाँ पर चले गए, सलाइवरी ग्लैंड में चले गए, और जब ये मॉस्किटो किसी से हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो उसके केस में क्या होगा, वो स्पोरोजॉइट जो सलाइवरी ग्लैंड में थे वो उस पर्सन की बॉडी में आ जाएंगे और ये लाइफ साइकिल फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट हो रही है। इसमें से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तो ह्यूमन में होता है, एक बार लिवर सेल में, दूसरी बार आरबीसी में, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गेमीट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो कहाँ पर होता है, गट ऑफ मॉस्किटो में। ठीक है, क्लियर। तो ये था यहाँ पर मलेरिया या प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट और मेजर पॉइंट्स अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद जो है लास्ट यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं फंगल डिसीज़ के बारे में, भी आपको पता होना चाहिए। फंगल डिसीज़, फंगल डिसीज़ जो है वो है रिंगवॉर्म, और जिस जीनस की फंगस इसको कॉज करती है वो जीनस आपको पता होना चाहिए, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। ठीक है, ये जीनस है, किसकी जीनस है, ये फंगस की जीनस है, फंजाई की, जो कि रिंगवॉर्म कॉज करती हैं, जो कि एक फंगल डिसऑर्डर है। और इसको रिंगवॉर्म क्यों कहते हैं, इसको रिंगवॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरह से ये सर्कुलर मैनर में स्प्रेड होती है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिंगवॉर्म। और इसका कैरेक्टर क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई स्केली लीजन्स ऑन स्किन। ठीक है, स्किन में, नेल्स में, स्कैल्प में जो है ड्राई स्केली लीजन्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर भी दाद होती है, रिंगवॉर्म होता है, वहाँ की स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है और स्केल जैसी रफ हो जाती है, ड्राई स्केली लीजन्स कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये थी सारी डिसीज़ेज़ के बारे में, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिसीज़ थी वो अपन ने सारी यहाँ पर कवर करी। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही, बाकी आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।